अमेरिकी लेखिका शर्ली जैक्सन डरावनी और रहस्यमयी रचनाओं के लिए जानी जाती है। अमेरिकी कथा साहित्य में शर्ली जैक्सन की कहानी द लॉटरी कुछ सबसे विवादास्पद कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी के छपते ही शर्ली रातों रात प्रसिद्ध हो गई थी। जैक्सन की ये कहानी हमें अंध परंपरा का पालन करने के खतरों, आम लोगों में छिपी हिंसा और सामूहिक मानसिकता के जोखिम पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इस कहानी का असहज अंत इसे एक ऐसी ताकतवर कहानी बनाता है जो मानव स्वभाव और समाज की बुराइयों पर तीखा कटाक्ष करती है। तो आइए सुनते हैं शर्ली जैक्सन की कहानी द लॉटरी। 27 जून की सुबह आसमान साफ और धूप खिली थी। गर्मी के मौसम में खूब सारे फूल खिले थे और सब जगह हरियाली छाई हुई थी। 10 बजे के आसपास गांव के लोग डाकघर और बैंक के बीच वाले मैदान में लॉटरी के लिए जमा होने लगे। कुछ गांवों की आबादी इतनी अधिक थी कि लॉटरी के कार्यक्रम में 2 दिन लग जाते थे, इसलिए इसे 26 जून को ही शुरू करना पड़ता था। लेकिन इस गांव में, जिसकी जनसंख्या लगभग 300 होगी, लॉटरी का संपूर्ण कार्यक्रम 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता था। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होता और इतने समय में निपट जाता कि गांव वाले घर जाकर आराम से दोपहर का खाना खा सकते थे। स्पष्ट है कि पहले बच्चे एकत्रित हुए। हाल ही में गर्मी की छुट्टियां हुई थी। अधिकतर बच्चे इस आज़ादी से बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर तक वो खामोशी से एकत्रित होते रहे और फिर उनके हंगामे और शोरगुल शुरू हो गए। वे अभी भी स्कूल, क्लास, शिक्षकों और उनकी झिड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। बॉबी मार्टिन ने अपनी जेबें पत्थरों से ठूंस रखी थी और जल्द ही दूसरे बच्चों की जेबें भी पत्थरों से भर गईं। उन्होंने गोल गोल चिकने चिकने पत्थर चुने। बॉबी, हैरी जोन्स और डिक्की डेलाक्रॉइक्स, गांव वाले उसे डेलाक्रॉय कहते थे, ने अंततः मैदान के एक कोने में पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर जमा कर दिया। वे दूसरे बच्चों की लूटपाट से पत्थरों की सुरक्षा कर रहे थे। लड़कियां एक किनारे खड़ी आपस में गपशप कर रही थीं। वे कनखियों से लड़कों को देख लिया करती थीं। ज्यादा छोटे बच्चे धूल में लोटे लगा रहे थे या अपने बड़े भाई बहनों का हाथ पकड़े हुए थे। धीरे धीरे मर्द एकत्रित होने शुरू हुए। वे अपने बच्चों को देखते हुए बुआई, बारिश, ट्रैक्टर और टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। पत्थरों के ढेर से दूर मैदान के एक कोने में वो एक साथ खड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता हंसी मजाक कर रहे थे। वे हंसने से ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। मर्दों के आने के थोड़ी देर बाद उनकी पत्नियां पहुंची। वे रोजाना के घरेलू कपड़े और स्वेटर पहनी हुई थीं। उन्होंने एक दूसरे को हेलो हाय किया और हल्की फुल्की गपशप के बाद अपने पतियों के पास जाकर खड़ी हो गई। जल्द ही इन औरतों ने अपने बच्चों को पास बुलाना शुरू कर दिया। बच्चे 4-5 बार पुकारने के बाद बेमन से उनसे आ मिले। बॉबी मार्टिन अपनी मां के हाथों के नीचे से सरक कर निकल गया और हंसता हुआ वापस पत्थरों के ढेर की तरफ भागा। उसके पिता ने डांट कर उसे बुलाया तो वो जल्दी में आकर पिता और बड़े भाई के बीच में खड़ा हो गया। स्क्वायर डांस, युवा क्लब और हैलोवीन प्रोग्रामों की तरह लॉटरी के कार्यक्रम का संचालन भी मिस्टर समर्स करते थे। इन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उनके पास पर्याप्त समय था और पर्याप्त ऊर्जा भी। वे गोल चेहरे और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। लोगों को उन पर बहुत तरस आता था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी बहुत बदमिजाज और चिड़चिड़ी थी। जब मैदान में वे एक लकड़ी का काला बॉक्स लिए पहुंचे, गांव की भीड़ में भिनभिनाहट भरी आवाज उभरी। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, सज्जनों, आज थोड़ी देर हो गई। उनके पीछे पीछे पोस्ट मास्टर मिस्टर ग्रेव्स एक तिपाया स्टूल लिए हुए आए। स्टूल को मैदान के बीच में रख दिया गया। मिस्टर समर्स ने काले बॉक्स को स्टूल पर रखा। गांव वालों ने उनसे दूर खड़े होकर अपने और स्टूल के बीच एक दूरी बनाए रखी। मिस्टर समर्स ने जब पूछा, आप में से कोई हमारा हाथ बटाना चाहेगा, तो लोग असमंजस में दिखे।
फिर दो व्यक्ति, मिस्टर मार्टिन और उनका सबसे बड़ा बेटा बैक्स्टर, आगे बढ़े ताकि जब मिस्टर समर्स बॉक्स के अंदर रखी पर्चियों को मिलाएं तो वो स्टूल पर बॉक्स को थामे रखें। लॉटरी के मूल उपकरण बहुत पहले खो चुके थे। स्टूल पर रखा ये काला बॉक्स गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर वार्नर के जन्म से भी पहले से प्रयोग होता आ रहा था। मिस्टर समर्स गांव वालों से अक्सर नए बॉक्स बनवाने की बात उठाते थे, लेकिन किसी को भी परंपरा में इतना सा भी परिवर्तन गवारा नहीं था। इस बारे में एक कहानी भी थी कि वर्तमान बॉक्स में इसके पहले वाले बॉक्स के कुछ टुकड़े लगे थे और भूतपूर्व बॉक्स उस समय बना था जब इस गांव को आबाद करने के लिए कुछ लोग यहां पर आकर बसे थे। हर साल लॉटरी के कार्यक्रम के बाद मिस्टर समर्स फिर नए बॉक्स की चर्चा करते थे, लेकिन हर साल बिना कुछ किए ही ये चर्चा धीरे धीरे लुप्त होती जाती थी। साल दर साल काला बॉक्स और भी जर्जर होता गया। अब तो ये पूरी तरह काला भी नहीं रह गया था। इसके एक तरफ की लकड़ी बुरी तरह से उखड़ गई थी, जिससे असली लकड़ी का रंग दिखता था। कहीं कहीं बॉक्स का रंग उड़ गया था और उस पर धब्बे से पड़ गए थे। मिस्टर मार्टिन और उनके बेटे बैक्स्टर ने काले बॉक्स को स्टूल पर तब तक थामे रखा जब तक मिस्टर समर्स ने अपने हाथों से पर्चियों को पूरी तरह मिला नहीं दिया। क्योंकि लॉटरी की रस्म से संबंधित बहुत सी बातें या तो भुलाई जा चुकी थीं या उनको त्यागा जा चुका था, इसलिए मिस्टर समर्स लकड़ी के टुकड़ों के बदले जिनका प्रयोग पीढ़ियों से होता चला आ रहा था, पर्चियां प्रयोग करने में सफल हो गए थे। उनका तर्क था कि लकड़ी के टुकड़े उस समय बिल्कुल उचित थे जब गांव बहुत छोटा था, लेकिन अब जबकि गांव की आबादी 300 लोगों से अधिक थी और इसमें और भी वृद्धि की संभावना थी, इसलिए किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग आवश्यक था जो बॉक्स में आसानी से समा सके। लॉटरी से पहले वाली रात को मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स ने कागज की पर्चियां बनाकर बॉक्स में रख दी थी। फिर इसे मिस्टर समर्स की कोयला कंपनी में ले जाया गया। वहां इसे अलमारी में बंद करके तब तक के लिए ताला लगा दिया गया जब तक अगली सुबह मिस्टर समर्स इसे मैदान में ले जाने के लिए तैयार न हो जाए। साल के शेष दिनों में बॉक्स कभी एक जगह पर रहता, कभी दूसरी जगह। एक साल ये मिस्टर ग्रेव्स के गोदाम में रहता तो दूसरे साल डाकघर में उनके पैरों तले पड़ा रहता और कभी मार्टिन की किराने की दुकान में अलमारी में रख दिया जाता। मिस्टर समर्स के लॉटरी कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा से पहले दुनिया भर की औपचारिकताएं होती। एक सूची तैयार की जाती, परिवार के मुखियाओं की सूची, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक घर के मुखिया की सूची, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य की सूची। लॉटरी के संचालक के तौर पर मिस्टर समर्स को पोस्टमास्टर द्वारा एक औपचारिक शपथ दिलवाई जाती। कुछ लोगों को याद था कि अतीत में कभी लॉटरी के संचालक द्वारा एक गीत गाया गया था। इसे हर साल बेमन से बेसुरे अंदाज में यंत्रवत दोहराया जाता। कुछ लोगों का मानना था कि लॉटरी के पहले संचालक ने जब यह गीत पढ़ा या गाया था तो बिल्कुल इसी तरह खड़ा था। दूसरों का मानना था कि संचालक का दायित्व था कि वो लोगों के बीच में टहलता घूमता रहे, लेकिन वर्षों पहले इस रस्म को त्यागा जा चुका था। पहले एक औपचारिक अभिवादन भी होता था जो लॉटरी संचालक हर उस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए करता था जो बॉक्स से पर्ची निकालने आता था, लेकिन समय के साथ ये रस्म भी बदल गई। अब सिर्फ इतना ही जरूरी समझा जाता था कि संचालक पर्ची निकालने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करे। मिस्टर समर्स इन बातों में बहुत कुशल थे। अपनी साफ सफेद शर्ट और नीली जीन्स में काले बॉक्स पर लापरवाही से एक हाथ रखे और मिस्टर ग्रेव्स और मार्टिन से बिना रुके बातें करते हुए वे बहुत माकूल और महत्वपूर्ण व्यक्ति नजर आते थे। अंततः जब मिस्टर समर्स गुफ्तगू समाप्त करके गांव वालों की ओर मुड़े, तभी मिसेस हचिनसन तेजी से चलती हुई मैदान में पहुंची। उनका स्वेटर उनके कंधों पर पड़ा हुआ था। वे भीड़ में पीछे की तरफ एक जगह घुस गईं। अरे, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि आज कौन सा दिन है, उन्होंने मिसेस डेलाक्रॉय से कहा, जो उनकी बगल में खड़ी थी। दोनों धीरे से हंसी। मैं समझी कि मेरे पति बाहर लकड़ियां काट रहे हैं, मिसेस हचिनसन ने अपनी बात जारी रखी। और फिर मैंने खिड़की के बाहर झांका, बच्चे भी जा चुके थे। तब मुझे याद आया कि आज तो 27 जून है और मैं भागती हुई आ रही हूं। उन्होंने अपने एप्रन से हाथ पोंछा। मिसेस डेलाक्रॉय बोली, लेकिन आप समय पर आ गई। वे लोग अभी वहां खड़े बातें कर रहे हैं।
मिसेस हचिंसन ने गर्दन तानकर भीड़ का निरीक्षण किया और अपने पति और बच्चों को अगली पंक्ति में खड़ा देखा। उन्होंने मिसेस डेलाक्रॉय की बाहों को थपथपाकर अलविदा कहा और भीड़ के अंदर आगे बढ़ी। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक अलग हटकर उन्हें जाने का रास्ता दिया। 2 या 3 लोगों ने बस इतनी ऊंची आवाज में कि भीड़ के ऊपर सुनाई पड़ जाए ये कहा, ये रही मिसेस हचिंसन। बिल, आखिरकार ये पहुंच ही गई। मिसेस हचिंसन अपने पति के पास पहुंची और मिस्टर समर्स, जो उनका इंतजार कर रहे थे, खुशमिजाजी से बोले, मिसेस टेसी हचिंसन, हमने तो सोचा कि तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। मिसेस हचिंसन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, थोड़ा देर हो गई, पर बर्तनों को सिंक में छोड़ आना भी तो मुनासिब नहीं था। हंसी की हल्की सी लहर भीड़ में दौड़ गई। मिसेस हचिंसन के पहुंचने के बाद लोग अपनी अपनी जगहों पर जमकर खड़े हो गए। मिस्टर समर्स ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा विचार है कि अब हम कार्यक्रम शुरू कर दें और जल्द से जल्द इसे निपटाकर अपने अपने कामों पर लौट जाएं। क्या यहां कोई गैर हाजिर है? डनबार, कई लोग बोले। डनबार, डनबार। मिस्टर समर्स ने सूची देखी, बोले, हाँ हाँ, क्लाइड डनबार। वो नहीं है क्योंकि दरअसल उनका पैर टूट गया है। उनके बदले कौन पर्ची निकालेगा? मैं निकालूंगी, एक औरत बोली। मिस्टर समर्स उसे देखने को मुड़े। उन्होंने कहा, ठीक है, पति की जगह पत्नी पर्ची निकाल सकती है, लेकिन जेनी, क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो तुम्हारी जगह पर्ची निकाले? हालांकि मिस्टर समर्स और गांव के हर व्यक्ति को जवाब अच्छी तरह मालूम था, लेकिन लॉटरी के संचालक का दायित्व था कि वो ऐसे औपचारिक प्रश्न पूछे। मिस्टर समर्स ने आदरपूर्वक मिसेस डनबार यानी जेनी के जवाब का इंतजार किया। वे हसरत भरे स्वर में बोली, होरे सभी 16 बरस का नहीं हुआ। इस साल मुझे ही पति की जगह लेनी पड़ेगी। ठीक है, मिस्टर समर्स बोले। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी सूची में कुछ लिखा, फिर पूछा, वॉटसन परिवार का कोई मर्द इस साल पर्ची निकाल रहा है? भीड़ में एक लंबे लड़के ने हाथ उठाकर कहा, जी जनाब, अपनी और अपनी मां की ओर से मैं पर्ची निकालूंगा। बहुत अच्छा, मिस्टर समर्स बोले। तो मेरे विचार से हम तैयार हैं। लीजिए, हमारे बुजुर्ग वार्नर साहब भी आ गए, तो शुरू करते हैं। जब मिस्टर समर्स ने खखार कर गला साफ किया और अपनी सूची को देखा, तो अचानक भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग तैयार हैं? उन्होंने पूछा। अब मैं नाम पढ़ूंगा। सबसे पहले परिवारों के मुखियाओं के नाम पढ़े जाएंगे और मर्द यहां आकर बॉक्स से पर्ची निकालेंगे। जब तक कि सब अपनी अपनी पर्चियां बॉक्स से निकाल न लें, कोई अपनी पर्ची खोलेगा नहीं। सारी बात स्पष्ट है? लोगों ने ये इतनी बार किया था कि उन्होंने निर्देशों को आधा अधूरा ही सुना। अधिकतर लोग चुप थे। वे अपने सूखे होंठों पर जबान फेर रहे थे और किसी तरफ नहीं देख रहे थे। फिर मिस्टर समर्स ने एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, एडम्स। एक आदमी भीड़ से निकलकर आगे बढ़ा। एडम्स ने काले बॉक्स में हाथ डालकर एक तह की हुई पर्ची निकाली। वे उसके कोने को मजबूती से पकड़े हुए मुड़े और जल्दी से भीड़ में अपने स्थान पर वापस चले गए। वहां वे अपने परिवार से थोड़ा सा अलग होकर खड़े हो गए। वे अपने हाथ की तरफ नहीं देख रहे थे। मिस्टर समर्स ने पुकारा, एलन, एंडरसन, बेंथम। लगता है जैसे 2 लॉटरियों के बीच अब फासला ही नहीं रह गया। पिछली पंक्ति में खड़ी मिसेस डेलाक्रॉय ने मिसेस ग्रेव से कहा, ऐसा लगता है कि पिछली लॉटरी जैसे हफ्ते भर पहले ही थी। सचमुच समय बहुत तेज भागता है, मिसेस ग्रेव्स ने कहा। मिस्टर डेलाक्रॉय। वो रहे मेरे पति।
मिसेस डेलाक्रॉय ने कहा। वे सांसें रोके अपने पति को आगे बढ़ते देखती रहीं। डनबार, मिस्टर समर्स ने पुकारा। मिसेस डनबार संतुलित कदमों से बॉक्स की ओर बढ़ी। फिर मिस्टर ग्रेव्स की बारी आई, फिर हर्बर्ट और फिर मिस्टर बिल हचिंसन की। बिल, जल्दी पहुंचो वहां, मिसेस हचिंसन ने कहा। उनके करीब खड़े लोग हंस पड़े। मिस्टर एडम्स अपने पास खड़े सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति वार्नर से बात कर रहे थे। लोग कहते हैं कि उत्तर वाले गांव में लॉटरी की रस्म को बंद करने की बात चल रही है, बुजुर्ग वार्नर खरखराती आवाज में बोले। पागलों का झुंड है वो। उन लोगों की बातें सुनो तो उनके लिए कुछ भी अहम नहीं। जानते हो अब वो क्या कहेंगे? अब वो कहेंगे कि गुफाओं में चलकर रहो, कोई काम धाम मत करो, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। भूल गए, कहावत थी, जून में लॉटरी हो तो भुट्टे की फसल न्यारी हो। ये बात लिख लो कि अब उबली हुई दूब और बांझ फल ही हमारे नसीब में होंगे। अरे लॉटरी हमेशा से होती आ रही है। बंद कराएंगे लॉटरी। मिस्टर वार्नर, मैं सच कहता हूं, कई गांवों में कई जगहों पर लॉटरी की ये रस्म त्यागी जा चुकी है, मिस्टर एडम्स ने कहा। बूढ़े वार्नर ने दृढ़ता से कहा। इसमें अपशकुन के सिवा कुछ नहीं है। मिस्टर समर्स पुकार रहे थे। मिस्टर मार्टिन, ओवरडाइक, पर्सी। काश जल्दी ये लोग कार्यक्रम समाप्त करें। अच्छा हो जल्दी से सब कुछ निपट जाए, मिसेस डनबार ने अपने बड़े बेटे से कहा। बस समाप्त होने को ही है, उनका बेटा बोला। मिस्टर समर्स ने अब खुद अपना नाम पुकारा और फिर नपे तुले कदमों से आगे बढ़कर बॉक्स से एक पर्ची चुनी। फिर उन्होंने पुकारा, मिस्टर वार्नर। लॉटरी का ये मेरा 77वां वर्ष है, बूढ़े वार्नर ने भीड़ में से गुजरते हुए कहा। जब वे लोग अपनी पर्चियां निकाल चुके, उसके बाद एक लंबा अंतराल था, एक ऐसा अंतराल जिसमें भीड़ की सांसें थम सी गई थी। फिर मिस्टर समर्स ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पर्ची को ऊपर उठाकर कहा, साथियों, अब अपनी पर्चियां खोलिए। 1 मिनट तक कोई हिला नहीं। फिर सारी पर्चियां खोली गई। अचानक सारी औरतें एक साथ बोलने लगीं, किसको मिली, किसको मिली वो पर्ची? पर्ची किसको मिली? डनबार को मिली क्या? वॉटसन को? नहीं नहीं, हचिंसन को मिली। हचिंसन को? बिल हचिंसन को मिली है पर्ची। लोग मुड़ मुड़ कर मिसेस हचिंसन को देखने लगे। बिल हचिंसन चुपचाप खड़े थे और अपने हाथ की पर्ची को घूरे जा रहे थे। अचानक मिसेस टेसी हचिंसन मिस्टर समर्स पर चिल्लाई, आपने आपने इनको इतना समय नहीं दिया कि ये अपनी मर्जी से पर्ची निकालते। मैंने देखा था, यह अन्याय है, नाइंसाफी है। टेसी, बचकानी बातें मत करो, मिसेस डेलाक्रॉय बोली। और मिसेस ग्रेव्स बोली, हम सब ने बराबर का जोखिम उठाया था। मिस्टर बिल हचिंसन ने कहा, चुप भी करो टेसी। मिस्टर समर्स ने कहा, तो उपस्थित सज्जनों, पहला चरण तो बहुत शीघ्र समाप्त हो गया। अब हमें थोड़ी और जल्दी करनी होगी ताकि सब कुछ समय पर निपट जाए। उन्होंने अपनी दूसरी सूची पर नजर डाली और कहा, मिस्टर बिल हचिंसन, आप हचिंसन परिवार के लिए पर्ची निकालिए। क्या हचिंसन परिवार में कोई और घर शामिल है? मिसेस हचिंसन चीखी, टॉन और ईवा हैं, उनसे भी पर्ची निकलवाइए। बेटियां अपने पतियों के परिवार के साथ पर्ची निकालती हैं टेसी, मिस्टर समर्स ने नरमी से कहा। सबकी तरह तुम भी ये बात जानती हो, टेसी बोली। ये अन्याय है, मिस्टर बिल हचिंसन ने दुखी स्वर में कहा। और कोई नहीं है मिस्टर समर्स, मेरी बेटी अपने पति के परिवार के साथ पर्ची निकालती है, यही उचित भी है। बच्चों के अतिरिक्त मेरे पास और कोई नहीं है। फिर जहां तक परिवार के लिए पर्ची निकालने की बात है तो ये आप निकालेंगे, मिस्टर समर्स ने स्पष्ट किया।
और घर के लिए पर्ची भी आप ही निकालेंगे, ठीक है? ठीक है, मिस्टर हचिंसन ने कहा। कितने बच्चे हैं बिल? 3। बिल जूनियर, नैन्सी, डेव और टेसी और मैं। तो ठीक है, मिस्टर समर्स ने कहा। मिसेस हचिंसन बोली, मैं आपसे कह रही हूं, ये अन्याय है। आपने आपने इन्हें पर्ची चुनने के लिए अधिक समय नहीं दिया। सबने देखा था ये। मिस्टर ग्रेव्स ने 5 पर्चियां चुनी और उन्हें बॉक्स में डाल दिया। शेष सारी पर्चियों को फर्श पर गिरा दिया। कृपया मेरी बात को सुनिए, मिसेस हचिंसन अपने चारों तरफ की भीड़ से कह रही थी। मिस्टर बिल हचिंसन, क्या आप तैयार हैं? मिस्टर समर्स ने पूछा। बिल हचिंसन ने अपनी पत्नी और बच्चों पर एक नजर डाली और हाँ में सिर हिलाया। मिस्टर समर्स ने कहा, पर्ची निकालिए और याद रहे, जब तक सब अपनी अपनी पर्चियां न निकाल लें, इन्हें खोलना नहीं है। हैरी, तुम डेव की मदद करो। मिस्टर ग्रेव्स ने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा जो उनके साथ आराम से बॉक्स के पास आया। बॉक्स में से एक पर्ची निकालो डेव, मिस्टर समर्स ने कहा। डेव ने अपना हाथ बॉक्स में डाला और हंस पड़ा। सिर्फ एक पर्ची निकालो, मिस्टर समर्स ने कहा। हैरी, तुम इसकी तरफ से पर्ची पकड़ो। मिस्टर हैरी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसकी सख्ती से बंद मुट्ठी में से पर्ची निकालकर अपने हाथ में ले ली। छोटा सा डेव उनके पास खड़ा उनको हैरानी से देखता रहा। अब नैन्सी की बारी है, मिस्टर समर्स ने कहा। नैन्सी 12 साल की थी जब वो अपना स्कर्ट लहराती हुई आगे बढ़ी और उसने बहुत नफासत के साथ बॉक्स में से एक पर्ची निकाली तो उसके स्कूल के दोस्तों ने गहरी सांसें खींची। बिल जूनियर, मिस्टर समर्स ने कहा। बिल जूनियर लाल चेहरे के साथ लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और पर्ची निकालते समय बॉक्स को ठोकर मारते मारते बचा। मिसेस टेसी हचिंसन। मिसेस हचिंसन 1 मिनट तक हिचकिचाई, विद्रोहपूर्ण तेवर से इधर उधर देखा, फिर होंठ भींचकर बॉक्स की ओर बढ़ी। उन्होंने बॉक्स से एक पर्ची जल्दी से उठाई और अपने पीछे छिपा ली। मिस्टर बिल हचिंसन, मिस्टर समर्स ने कहा। मिस्टर हचिंसन ने बॉक्स में हाथ डालकर टटोला। अंततः हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक पर्ची थी। भीड़ खामोश थी। एक लड़की फुसफुसाई, ईश्वर करे नैन्सी को न मिली हो। उसकी फुसफुसाहट भीड़ के अंतिम छोर तक सुनी गई। अच्छा, अब पर्ची खोलिए। हैरी, तुम बच्चे डेव की पर्ची खोलो। मिस्टर ग्रेव्स ने पर्ची खोली। उन्होंने हाथ ऊपर उठाया तो भीड़ ने लंबी सांस ली। सबने देखा कि पर्ची कोरी थी। नैन्सी और बिल जूनियर ने अपनी पर्चियां एक साथ खोली और दोनों खुलकर हंस पड़े। वे भीड़ की तरफ मुड़े। उनके सिर के ऊपर उनकी कोरी पर्चियां थीं। मिसेस टेसी हचिंसन, मिस्टर समर्स ने कहा। एक निस्तब्ध मौन। फिर मिस्टर समर्स ने बिल हचिंसन की ओर देखा। बिल ने अपनी पर्ची खोलकर दिखाई, वो भी कोरी थी। तो टेसी को मिली, मिस्टर समर्स ने कहा। फिर धीमी आवाज में बोले, बिल, हमको टेसी की पर्ची दिखाओ। बिल हचिंसन अपनी पत्नी के पास गए और उसके हाथ से पर्ची जबरदस्ती छीन ली। उस पर एक काला चिन्ह बना हुआ था। यह वही काला चिन्ह था जिसे मिस्टर समर्स ने कोयला कंपनी के कार्यालय में चटक पेंसिल से कल रात को बनाया था। बिल हचिंसन ने उसे ऊपर उठाया। भीड़ में एक सुगबुगाहट मच गई। तो पर्ची मिसेस टेसी हचिंसन के नाम आई है, मिस्टर समर्स ने कहा। ठीक है मित्रों, आइए हम जल्दी से कार्यक्रम निपटा लें। हालांकि गांव वाले बाकी रस्में भूल चुके थे और असली काला बॉक्स भी खो चुका था, लेकिन वे पत्थरों के प्रयोग से अभी भी वाकिफ थे। पत्थरों का ढेर तैयार था जिसे बच्चों ने सुबह ही जमा कर दिया था। फर्श पर भी पत्थर बिखरे थे जिन पर वो पर्चियां थीं जो बॉक्स में गिराए जाने के बाद उड़कर उनसे उलझ पड़ी थी। मिसेस डेलाक्रॉय ने एक पत्थर चुना जो इतना बड़ा था कि उन्हें दोनों हाथों से उठाना पड़ा। वे मिसेस डनबार की तरफ पलटी। आइए
जल्दी कीजिए। मिसेस डनबार के दोनों हाथों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा, मैं दौड़ नहीं सकती, आप आगे जाइए, मैं पहुंचती हूं। बच्चों के पास पहले से ही पत्थर थे। किसी ने छोटे से बच्चे डेव हचिंसन को भी कुछ पत्थर पकड़ा दिए थे। मिसेस टेसी हचिंसन अब मैदान के बीच में खड़ी थी। जब गांव वाले उनकी तरफ बढ़े तो उन्होंने हताशा से अपने हाथ उनकी ओर दया के लिए फैलाए। ये अन्याय है। एक पत्थर उनके सिर से टकराया। बूढ़ा वार्नर कह रहा था, आइए आइए, सब लोग आ जाइए। गांव वालों की भीड़ में स्टीव एडम्स सबसे आगे थे और मिसेस ग्रेव्स उनके बगल में थी। ये अन्याय है, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, मिसेस हचिंसन चीखी और फिर सब उन पर टूट पड़े।